नमस्कार। हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में सबसे शुरुआत में हम बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ते हैं और बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी में खगोल की यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम यूनिवर्स लेते हैं। वैसे एग्जाम की दृष्टि से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता ये लेक्चर। एक सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है और वो भी गिना चुना सवाल होता है नॉर्मली, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, किस सिद्धांत के आधार से मानी जाती है, या सूर्य जो बनने का सिद्धांत है वो किस व्यक्ति ने दिया है। बस ये 3-4 पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो लेक्चर है वो आपके रियल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है। सबसे बेसिक मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मुझे इस चीज़ ने यूनिवर्स के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। इस चीज़ ने मुझे पर्सनली बहुत कुछ सिखाया हुआ है। बेसिकली आपके माइंड के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, माइंड के अंदर जो पहले फॉल्स कॉन्शियसनेस, झूठी चेतनाएँ होती हैं, उन सबको ये ख़त्म कर देता है। कोशिश करेंगे हम, जो मैं चीज़ समझ चुका हूँ उन चीज़ों को आपको सिखाने की, ठीक है? तो शुरुआत कैसे होगी? पहला टॉपिक कि ब्रह्मांड क्या है? दूसरा, ब्रह्मांड का आकार क्या है? देन वी विल गो फ्रॉम एटम टू यूनिवर्स। एक छोटे से बिंदु से लेके और इस ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए एक वीडियो आपके सामने रखा जाएगा, उस वीडियो में आप देख लेंगे। फिर वही सवाल कि ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना और क्या-क्या सिद्धांत हैं, इस बारे में देखेंगे। फ्रॉम बिग बैंग टू प्रेजेंट डे, द माई पर्सनल यूनिवर्सल ट्रुथ्स। जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड का अध्ययन करने के बाद में और रिलीजन का अध्ययन करने के बाद में मुझे लगा कि यही सच है, जो मैं आपके सामने कोशिश करूंगा। बाद में टर्मिनोलॉजी, शब्दावलियाँ कुछ जो छूट गई होंगी उनकी बस डेफिनेशन बताने की कोशिश करेंगे। सो इनिशियली शब्द आया पहला पहला कि ब्रह्मांड क्या है, व्हाट इज द यूनिवर्स। दुनिया में कोई भी छोटी से छोटी वस्तु हो, लाइक आपके पास में पेंसिल है, मोबाइल है, आप सब बैठे हुए हैं, ये सब ब्रह्मांड के अंदर हैं। फिर हम जब थोड़ा सा बढ़ते जाते हैं तो आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस जिले में रहते हैं, इवन इफ देश, प्लेनेट, ग्रह, उसके बाद हम एक सूर्य नामक एक तारा है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले प्लेनेट पृथ्वी पे रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सूर्य है वो भी एक आकाशगंगा के अंतर्गत आता है, गैलेक्सी जिसे बोला जाता है। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियाँ, खरबों की संख्या में मिलकर के गैलेक्सियाँ मिली होती हैं, उन्हें बोला जाता है क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। फिर वो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज वो अरबों में मिलते हैं, तब जाके ये यूनिवर्स बनता है। अब यूनिवर्स भी ये विजिबल है। देखो, ये सवाल जो है वो वैज्ञानिकों के सवाल दिमाग में आया ही होगा, और बाकी अब खुद से सोच के देखिए कि आप जब बचपन में रहे होंगे छोटे, तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते रहते होंगे। ये नेचुरल ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है। मनुष्य जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। लाइक आपने ज्योग्राफी में हम बहुत कुछ सीखेंगे कि जो बादल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, चक्रवात किस तरीके से आते हैं, भूकंप, सुनामी कैसे आते हैं। पुराने समय पे मनुष्य इन सब को एक भगवान का रूप दे देता था। जिन चीज़ों के बारे में मनुष्य जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता था, जिनके बारे में साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता था, उनको वो एक जो है वो भगवान का रूप दे के छोड़ देता था। क्योंकि वो जब समझ में नहीं आ रही तो उन्हें भगवान के नाम पे छोड़ दिया जाता था कि ये कोई ऐसी अप्राकृतिक शक्ति है या एक अदृश्य शक्ति है जिसके बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते, और लास्ट में वो फॉर्म ऑफ गॉड दे दिया जाता था। अब आपने भी सोचा होगा, बचपन में भी सोचा होगा कि पृथ्वी क्या समतल है? आपने जैसे बचपन में पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है वो महाद्वीपों में बटी हुई है और महाद्वीपों के चारों तरफ पानी है, इस तरीके से पढ़ा होगा आपने बचपन में। तो दिमाग में ये भी आया होगा समतल है पृथ्वी क्या। फिर बाद में आपने सुन लिया होगा पृथ्वी गेंद की तरह एक गोला है, इस तरीके से आपने ये सुन लिया होगा। फिर ये दिमाग में भी आना चाहिए था, पृथ्वी अगर गेंद की तरह गोला है तो उस गोले पे हम किस साइड में, क्या ऊपर बैठे हुए हैं? दिमाग में तो यही आएगा ना कॉन्सेप्ट। फाल्स कॉन्शियसनेस वाली वाली चेतना, वाली झूठी चेतना, इसी को बोला जाता है। झूठी चेतना मतलब कि हम जो है वो धरती की तरफ जो है पैर करके बैठे हुए हैं इस तरीके से, और हमें लगता है कि हम जो है वो बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं, और वास्तविकता में हम धरती पे लटके हुए हैं। और उसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। धरती ने हमें खींचा हुआ है। हम धरती से बाहर की साइड में 3D में लटके हुए हैं, बाहर की साइड में। और उसको भी कंट्रोल करने का कारण, अब जैसे मान के चलिए, एक दो सवाल तुम्हारे दिमाग से ही चल गए कि पृथ्वी गोल है, इसका तुमने मान लिया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें खींच रही है, इसलिए हम यहाँ पे टिके हुए हैं। दूसरा मैं बोलूँ, पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। अब घूम रही है तो निश्चित सी बात है आपको या तो महसूस होना चाहिए घूमती हुई, हो रही है।
ऐसा महसूस होता है? नहीं महसूस हो रहा है। चलो वो भी नहीं हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा तो लगना चाहिए यार, घूम रही है तो अचानक से एकदम से अगर पृथ्वी बंद हो जाती है घूमते हुए तो क्या होगा अचानक से। ये इसी तरीके से सवाल जो है वो पुराने समय से सबके दिमाग में आते हैं। मैं खुद सोचता था जब थर्ड या फोर्थ क्लास में होता, तब मेरे दिमाग में एक चीज जरूर रहती थी। मुझसे कोई दिमाग में कोई सवाल आता और कोई टीचर मिल जाता, मैं उससे पूछता था कि पृथ्वी कहाँ खत्म होती है? बोले समुद्र में खत्म हो जाती है, सागर में। मैंने कहा सर सागर से भी आगे जाएंगे कुछ? अब उस समय क्या है कि ये मोबाइल टाइप की चीज होती नहीं थी, तो जो टीचर होते थे उन्होंने भी किताब में पढ़ी होती है। किताबों में वो 3D और 2D को समझा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2D और 3D समझना अलग चीज है। हमने तो समतल वाला मैप देखा हुआ है जिसमें 7 महाद्वीप देखते हैं। अब मैं खुद देख रहा था, अंटार्कटिका नीचे की साइड में, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो नीचे की साइड में है। दक्षिण अमेरिका से निकल के, अंटार्कटिका से निकल के ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, एक रास्ता है नीचे की साइड में। लेकिन हमारे दिमाग में वो कभी नहीं आया। अब पहले जब हम सोचते थे अगर आपको जापान से और अमेरिका जाना है तो इंडिया होके और हिंद महासागर होके जाना होता, ये रास्ता दिखता था। जापान से सीधा अमेरिका प्रशांत महासागर से भी जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में आएगा नहीं, क्योंकि मैप जैसा हमने देखा है उसी टाइप का आएगा। जबकि आज के समय पे जापान और अमेरिका के बीच में अगर जाना होगा तो पैसिफिक सी के थ्रू ही जाया जाता है, जो बेरिंग जल संधि वाला हिस्सा है उसके थ्रू ही जाया जाता है। तो ये जो सवाल होते थे ये हमारे दिमाग में ही नहीं है, ये पुराने समय से बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलते रहते थे। ठीक है, अब पेज नंबर जो है वो 3 पे आइए। पेज नंबर 3 पे पुराने जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस यूनिवर्स के बारे में खोजने की कोशिश की है, उनके नाम लिखे हुए हैं। लाइक सन 140 एडी में, 140 एडी ईसवी, ईसा पूर्व नहीं ईसवी, बीसी होती है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब होता है ना डोमिनी, एक तरीके से जो आफ्टर क्राइस्ट जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो 140 एडी के आसपास में क्लोडियस टोल्मी नाम के एक व्यक्ति थे। अब निश्चित सी बात है, ये ज्यादातर नाम लेने वाला हूँ ये ग्रीक होंगे, यूनानी लोग होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के शब्द की खोज, ज्योग्राफी शब्द भी अपने आप में यूनानी शब्द है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड जो है वो पृथ्वी केंद्रित है। अब पृथ्वी केंद्रित का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी है और ये ब्रह्मांड इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये उन्होंने उस समय बोला था, ये उस समय की बात है, उन्होंने बोला था। सन 600 एडी में ब्राह्मिर करके एक व्यक्ति आए भारत के, ठीक है, और उन्होंने बोला कि पृथ्वी जो है वो, ब्रह्मांड जो है वो सूर्य केंद्रित है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो ये 600 एडी की बात है, उस समय उन्होंने बोली। उसके अलावा आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना होगा, कोपर्निकस। इन्होंने कहा ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है, यानी पूरा ब्रह्मांड जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ओके, कोपर्निकस का काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की परिकल्पना किसके द्वारा देखी है। अब ब्राह्मण का नाम नहीं लिया जाता है एक्चुअली में, क्योंकि जो लिख के गए हैं चीज़ों को, और आज के समय पे ज़्यादातर डेवलपमेंट हुए हैं यूरोप में, यूरोप वाले लोगों ने अपने लोगों का नाम ज़्यादा आगे लिया है, तो कोपर्निकस का ही आंसर दिया जाता है। बाकी ब्राह्मण ने भी किया था पहले खोज में। ओके, उसके अलावा एक वैज्ञानिक आए, गैलीलियो, नाम सुना होगा, न्यूटन और गैलीलियो इस तरीके से नाम सुने हो। गैलीलियो ने क्या किया कि दूरबीन ली। आप खुद भी जब जैसे रात में कभी छत पे सोते होंगे तो आप तारों को देखते होंगे, तारों को देख के आपको लगता होगा छोटे छोटे से लट्टू जैसे कुछ चल रहे हैं। आपको ऐसा थोड़ी लगता होगा कि ये पृथ्वी से बड़े हो सकते हैं, दिमाग में तो नहीं लगता होगा ओरिजिनलिटी में। आपको ऐसा भी नहीं लगता होगा कि ये सूरज से भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है। पूरा सोलर सिस्टम का 99.99% द्रव्यमान सूर्य के अंतर्गत है। ठीक है, हमारी पृथ्वी सूर्य का 0.01% भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखो रात में जो तारे दिखते हैं ये सूर्य से भी बड़े होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ दूर होती है तो वो छोटी दिखाई देती है। अगर कोई गाड़ी आ रही है, रास्ते में आप जा रहे हो और उसने सामने से आपको टॉर्च जलाई हुई है, अपनी लाइट जलाई हुई है, तो दूर होने पे बहुत छोटी लाइट दिखेगी, जैसे जैसे वो नज़दीक आती जाएगी वैसे वैसे आपको वो बड़ी दिखती जाएगी। अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़े होंगे और उस पहाड़ से आप नीचे किसी वस्तुओं को देखेंगे तो वो वस्तुएं आपको छोटी छोटी सी दिखने लग जाएंगी बिल्कुल। तो दूरी जितनी होती है उतना ही आपको चीज़ें छोटी दिखने लगती हैं। अब रात में वो टिमटिमाते हैं, रात में आपको देखते होंगे बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल चंद्रमा से भी कम वो उजाला करते हैं। उजाला तो उनका होता ही नहीं, लेकिन मैं बोलूं कि उनका उजाला सूरज से भी ज्यादा है तो आप मानेंगे क्या? उनका उजाला सूरज से भी ज़्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है
ये तारे बनने का प्रोसेस जो है इसमें हम समझ लेंगे। तो जो आपको रात में दिखते हैं ना, उनका उजाला सूरज से भी ज़्यादा होता है। अब आंखों से देखने पे उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, तो गैलीलियो ने अपनी दूरबीन बनाई, दूरबीन टेलीस्कोप, जिसमें उन्होंने दूर तक देखने की कोशिश की। दूर और बीन सबसे समझ में आ रहा होगा, टेलीस्कोप लंबी दूरी तक देखने के लिए यूज किया जाता है। तो उन्होंने दूर तक देखने की कोशिश की, तो उन्हें मिला कि हमारी पृथ्वी से आगे जाने पे हमारी पृथ्वी के जैसे तो ग्रह और हैं जो भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर ब्रह्मांड की परिकल्पना आ चुकी थी। तो बोले शुक्र और बुध दो ग्रह जो हैं वो आगे की साइड में हैं, और फिर उसने और पीछे की साइड में देखने की कोशिश की, तो मंगल, बृहस्पति और शनि ये ग्रह भी उसे दिख गए। तो ये जो है वो कल्पना आती है, गैलीलियो की आती है, ठीक है। तो दूरबीन के खोजकर्ता उसे बोला जाता है, और पहली बार जो है वो दूरबीन की सहायता से उसने जो है वो ग्रहों को देखा था। ये कौन है? गैलीलियो। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे भारत में एक ज्योतिष शास्त्र करके एक विज्ञान यूज किया जाता है, ज्योतिष शास्त्र, उसमें भी इन तारों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ज्योतिष शास्त्र में ज्यादातर इन चीजों का पहले से ही यूज किया जा रहा था। मे बी 1500 2000 साल पहले कोई उन्होंने अच्छे तरीके से रिसर्च किया होगा, तभी उन बातों को निकाल के लाए होंगे। क्योंकि बोला जाता है कि इस समय जो है वो शनि की दशा चल रही है, इस समय आपकी गुरु की, बृहस्पति की दशा चल रही है। वो जो दशाएं होती हैं वो साइंटिफिक तरीके से होती हैं उनके हिसाब से भी। क्योंकि राशियां जो बनती है ना, राशियां बनने का भी पूरा एक तरीका होता है। जिस समय आपका जन्म हुआ होता है, जैसे कि कोई तारीख ले लीजिए, 8 अक्टूबर को आपका जन्म हुआ है और सुबह 10 बजे हुआ है, तो उस समय 10 बजे पृथ्वी कौन सी जगह पे है ये उनको पता होता है। अब उन किताबों में लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं पूरा रिसर्च के बाद ही लिखा होगा। और उसी समय जो अंतरिक्ष है उसमें आकृतियां बनती हैं तारों के आधार पे। तारों को मिलाने पे आकृतियां बनती हैं, कहीं धनुष के जैसे बनती है, कहीं एक तरीके से बैल वृषभ के जैसी बनती है। तो उन आकृतियों के नाम पे 12 भागों में बांटा जाता है, 12 राशियों को बांटा जाता है। तो वो ज्योतिष शास्त्र है, उसके बारे में इतना ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं, बाकी उसका भी कोई साइंस रहता होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, गैलीलियो। उसके बाद में विलियम हर्शेल। इन्होंने हमारा सौरमंडल जो है वो गैलेक्सी का एक छोटा सा अंश है, ऐसा इन्होंने बोला 1805 में, और यूनिस यूरेनस ग्रह की खोज की। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं, एडमिन पावेल हवेल, नाम है हबल, ठीक है। इन्होंने अपनी खुद की दूरबीन से ब्रह्मांड के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने ही कहीं ना कहीं इस बात की खोज की कि ये जो गैलेक्सियां हमको दिख रही हैं, ये आकाश गंगाएं जो दिख रही हैं, ये एक दूसरे से दूर बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे से बढ़ती जा रही हैं। तो फिर इनके एक कॉन्सेप्ट आया था कहीं ना कहीं कि बिग बैंग ये लेके आ सकते हैं उस टाइप में, ठीक है। लेकिन प्रॉपरली बिग बैंग के बारे में उन्होंने बोला नहीं था, आगे आने वाले व्यक्ति बोलेंगे, ओके। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है ये इन्होंने बोल दिया, और ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 250 प्रकाश वर्ष है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे आप दो तीन जो दूरी की इकाइयां हैं एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रख लेंगे। एक तो है लाइट ईयर, क्या होता है? प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक होता है पारसेक, और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक है, करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। अब ये जो इकाइयां हैं ना, ये मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि क्यों इस सब्जेक्ट ने, एस्ट्रोनॉमी ने या यूनिवर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये जो इकाइयां हैं ये इतनी बड़ी हैं कि हम इसमें कहीं भी फिट नहीं होते हैं, हम कहीं भी नहीं दिखते हैं इस समय इकाइयों में। 15 करोड़ किलोमीटर हमारे लिए तो 10-20 किलोमीटर ही बहुत बड़ी बात होती है, 15 करोड़ नहीं कर सकते, आप इमेजिशन ही नहीं कर सकते कि कितनी लंबी दूरी हो सकती है। मैं बोलूं कि सूर्य, मैं ये पूछूं कि आपसे पृथ्वी और अपना जो चंद्रमा है उसके बीच में दूरी कितनी होगी, कितनी होगी उसमें? करीब करीब 3.98 लाख किलोमीटर के आसपास में, ठीक है, 4 लाख किलोमीटर मान लीजिए आप। तो एक 4 लाख किलोमीटर, अब कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य कितना दूर है और चंद्रमा कितना दूर है। चंद्रमा सिर्फ 4 लाख किलोमीटर है, और वहां पे ऊपर जाएंगे आप तो 15 करोड़ किलोमीटर, कितना दूर हो रहा है। अब 15 करोड़ किलोमीटर तो ये नॉर्मल सी बात है। अब फिर जब हम बाहर जाएंगे, ये सूर्य का सौर मंडल भी एक आकाश गंगा के एक छोटे से हिस्से में आता है, छोटे से हिस्से में, क्योंकि ऐसे आकाश गंगा में खरबों की संख्या में तारे हैं ऐसे के। तो स्केल में आप देखने की कोशिश कीजिए कि हम इस स्केल में हैं कहाँ पे। बिल्कुल ही कुछ नहीं है, नगण्य है।
फिर हम अपने आप को शहंशाह समझने लग जाते हैं सब लोग, जो होता है यूनिवर्स में। ये जो मनुष्य की सोच में आ जाता है कि बहुत जल्दी वो घमंड करने लग जाते हैं। लेकिन स्केल में जाने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि तुम कुछ भी नहीं हो, नगण्य हो। इस ब्रह्मांड की स्केल में कहीं पे भी नहीं दिख रहे हो। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में एक वीडियो देखेंगे, उसमें हम समझने की कोशिश कर लेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ये हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो उसे एयू या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई बोला जाता है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, याद रख लेना। दूसरा आता है अगला, एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये समय की इकाई नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है, दूरी की इकाई है। पर वर्ष का नाम आते ही आपको समय का ऐसा लग जाता है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश की किरणों के द्वारा या प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, ये होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। नॉर्मल भाषा में बोलें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चल जाती है प्रकाश की जो है वो किरण। ठीक है, अब ये सोच के इसमें आपको एक साल में कितना चलना है ये निकालना है। एक साल में चलने के लिए हमारे पास में सेकंड का मिल गया, 1 मिनट में 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 घंटे के लिए और 60 का गुणा कर देंगे, एक दिन के लिए 24 का गुणा कर देंगे और एक साल के लिए 365 का गुणा कर देंगे। तो ×60 × 60 × 24 × 365 इंटू 3 लाख, तब जाके जो है एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी रहेगी। ठीक है, तो ये एक प्रकाश वर्ष होता है, तो बहुत बड़ी इकाई है ये। ठीक है, हमारी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तो नॉर्मल है। सूर्य से और हमारी पृथ्वी तक आने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है, किरणों को 8 मिनट के आसपास में लगता है। वो वैसे भी आप निकाल सकते हो। आपको मैंने बोल दिया कि 15 करोड़ किलोमीटर तो दूरी हो गई और स्पीड हो गई 3 लाख किलोमीटर की, तो 15 करोड़ में आप 3 लाख किलोमीटर का भाग दे दोगे तो वो 8 मिनट के आसपास में निकल के आ जाएगा। ओके, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कम है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पारसेक होती है। चलो अब यहाँ पे चलने से एक जो शुरुआत में पेज नंबर 2 पे डेफिनेशंस को एक बार दोबारा मैं बोल देता हूँ। पेज नंबर 2 पे देख लीजिए। सूक्ष्मतम वस्तुओं से लेकर विशालकाय मंदाकिनी तक सभी दृश्य पदार्थ एवं अदृश्य ऊर्जा को ब्रह्मांड के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, सूक्ष्मतम वस्तुओं से लेके और जितनी भी विशालतम वस्तुएं आप देख सकते हो वो सब किसके अंतर्गत है? ब्रह्मांड में। अब एक शब्द आता है देखना और एक होता है नहीं देखने वाली चीजें भी होती है क्या? बोले हाँ, नहीं देखने वाली चीजें भी होती हैं। हमारे ब्रह्मांड में दिखने वाली चीजें नाम मात्र हैं। ठीक है, 5% चीजें दिखती है, 95% नहीं दिखती हैं। तो वो क्या है? वो अदृश्य ऊर्जा होती है। हमारे और आपके बीच में जो तरंगे हैं वो नहीं दिख रही, लेकिन वो आ तो रही हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही। वायु है वो नहीं दिख रही है। अदृश्य ऊर्जा भी होती है जो दिखती नहीं है। ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें नहीं दिखती हैं। अब प्रकाश का जो होता है वो एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। प्रकाश से जो किरणें आती हैं वो पूरा विकिरण स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा हिस्सा होता है दृश्य स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। बाकी अल्ट्रावायलेट होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं और अवरक्त किरणें होती हैं और लंबी तरंगें होती हैं। आपने स्पेक्ट्रम वाला अगर कभी फिजिक्स में देखा हो, मैंने बताया हुआ है। तो दृश्य तरंगें जो होती हैं वही हमें दिखती हैं। उसके आगे की और उसके पीछे वाली तरंगें दिखती नहीं है और ऊर्जा भी हमें नहीं दिखती है। लेकिन ये सब चीज शामिल होती है तब जाके जो है वो अपना ब्रह्मांड बनता है। यानी दृश्य पदार्थ जो है वो दृश्य है, उसके अलावा एनर्जी जो है वो अदृश्य है। तो ये मिला करके क्या बना रहे हैं? ब्रह्मांड। ये जो स्केल बना हुआ है, इस स्केल को अभी थोड़ी हम बाद में देखेंगे, बट उससे पहले हम एक बार वीडियो देखें। ठीक है, तो आप एक बार अपना वीडियो खोलिए। तो अभी आपने वो जो मूवी है वो देख ली होगी, और उस मूवी में एक गूगल हेडक्वार्टर से बनाई गई वो मूवी है। गूगल अर्थ वालों के पास में, उनके पास में पूरा सैटेलाइट सिस्टम है। तो उस महिला का नाम उन्होंने लूसी रखा है। ठीक है, वैसे हाइपोथेटिकल नाम है, बाकी वो एक जीवित महिला है। तो उनकी आंख से लेकर के और वो ऊपर की तरफ लेते गए हैं आपको। ठीक है, ऊपर की साइड में जाएंगे तो पहले हमारी पृथ्वी दिखी होगी आपको, पृथ्वी, बाद में आपको सूर्य दिखा होगा, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई दिखी होगी, फिर आपको एक गैलेक्सी दिखी होगी,
ठीक है। गैलेक्सी भी सर्पिलाकार आपको दिखी होगी, उस सर्पिलाकार गैलेक्सी के एक लास्ट कोने में अपनी सौरमंडल दिखा होगा। फिर उस गैलेक्सियों से भी बाहर निकल के गए होंगे तब अदर गैलेक्सी दिखी होंगी, और फिर फाइनली आपको एक यूनिवर्स जो विजिबल यूनिवर्स है, दृश्य ब्रह्मांड है जिसे हम देख सकते हैं, वहां तक लेके गए थे। फिर वहां से फिर वो जूम इन करना दोबारा से शुरू किया, तो फिर वहां से वापस लेके आए थे। ठीक है। अब यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको एज्यूम करके भी चल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स जो है अपना वो देख लिया होगा ज़्यादातर विद्यार्थियों ने। तो उसमें मैंने 2D 3D ये चीज़ अच्छे तरीके से समझाई हुई है कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, और हमारा जो मैप है वो किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। एक्चुअली में पृथ्वी जो है वो गोल है, और हमने उसे किस तरीके से 2D वाले इमेज में फिट किया है। ठीक है। यहाँ पे इसी चीज़ को जो पेज नंबर 2 है उसमें दोबारा से मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो गोला बना के अगर हम चलें इस यूनिवर्स में तो किस तरीके से जाते हैं। कोई गांव होता है, गांव से हम किसी जिले में जाते हैं, पूरे स्टेट इंडिया, फिर प्लेनेट, फिर अपना सोलर सिस्टम में जाते हैं, फिर अपना गैलेक्सी में जाते हैं, और उसके बाद में सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, और फिर विजिबल यूनिवर्स में जाते हैं। यूनिवर्स भी विजिबल जो हमें दिख रहा है वही भी यूनिवर्स की बात की जा रही है। अब विजिबल यूनिवर्स इसलिए कि वहां तक हम जो है वो दूरबीन वगैरह से देख पा रहे हैं, उससे बाहर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम बात करते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है। अब देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में स्पेशली जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग मतभेदों में भी बढ़ जाते हैं, बट आजकल एक थ्योरी को वो सबसे ज़्यादा मान लेते हैं, और वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। अब देखो, एक चीज़ होती है कि फिक्स मान लेना, किसी भी चीज़ का 100% प्रूफ हो जाना, और एक चीज़ होती है कि चीज़ों में फिट बैठ जाना। हमें जो लगता है उन चीज़ों में आज के समय पे जितनी भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, उनके हिसाब से हमें जो दिखता है, हम ब्रह्मांड के बारे में जो ज्ञान रखते हैं, उस ज्ञान में ये बिग बैंग की थ्योरी जो है वो फिट बैठ जाती है। सीधी-सी बात ये है। बाकी ऐसा हुआ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? अब क्या है बिग बैंग कहने का मतलब? कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब जो एडविन पावेल हबल थे, वो जब देख रहे थे दूरबीन की सहायता से, तो उन्होंने पाया कि 2 गैलेक्सियों के बीच में समय के साथ-साथ में दूरी बढ़ती जा रही है। अगर कोई गैलेक्सी यहाँ पे है और 5 साल बाद में जाएँ, तो 5 साल बाद में और दूर हो जाएँगी, और अगले 5 साल बाद जाएँ, तो और दूर हो जाएँगी। तो उन्हें लगा कि ये ब्रह्मांड जो है वो फैलता जा रहा है, विस्तारित होता हुआ जा रहा है। तो अब उनके दिमाग में एक सवाल क्लिक किया कि अगर ये ब्रह्मांड जो है वो फैलता हुआ जा रहा है, तो शायद अगर हम समय में पीछे की तरफ जाने सोचें, अगर 5 साल आगे जाएंगे तो फैल रहा है, अगर आज यहाँ है 5 साल बाद यहाँ है, तो पीछे जाएं 5 साल तो और कम होगा, और पीछे जाएं तो और कम होगा। इसी तरीके से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर हम पीछे चलते जाएं समय में, तो किसी समय में इस पूरे ब्रह्मांड का जो पूरा द्रव्यमान है और पूरी ऊर्जा है एक छोटे से बिंदु में रही होगी। ऐसा उन्होंने बोल दिया, और उस बिंदु का उन्होंने नाम दे दिया सिंगुलैरिटी, विलक्षणता। ठीक है। और यही जो है वो महाविस्फोट सिद्धांत आता है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, अब ये अरब जो नाम आते ही एक चीज, आप नाम समझ तो लेते हो कि हाँ शब्द बोल दिया हमने, लेकिन दिमाग में नहीं इमेजिन कर पाओगे कि 13 पॉइंट अरब साल कैसे हो सकती हैं। मतलब आप 10 साल का सोच सकते हो, 20 साल का सोच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 100 साल और 1000 साल का सोच सकते हो। मनुष्य को बने हुए कितने साल हुए? नॉर्मली पिछले 4 या 5 हजार साल से हमारी सभ्यताएं चल रही हैं। मनुष्य जो है वो 40-50 लाख साल पहले बन चुका है, लेकिन सभ्यताएं तो 5 हजार साल पहले से ही चल रही हैं। अब इस 13.7 अरब वर्ष में आप 5 हजार की गणना करके देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कितना बड़ा स्केल है ये। मान लीजिए इस 13.7 अरब वर्ष को मैं एक साल में समाहित कर दूं, कि 13.7 अरब वर्ष की जगह एक साल है, तो हमें आए हुए तो 0.001 सेकंड भी नहीं हुआ है, हम तो आए ही नहीं अभी तक, एक तरीके से मान के चले। तो ये जो स्केल है ये इतना बड़ा है कि हम इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है। तो इन्होंने बोला, बिग बैंग में एक व्यक्ति हैं जॉर्ज लमेंटियर। ठीक है। इन्होंने 1927 में इन्होंने बिग बैंग का सिद्धांत दिया। इससे पहले एडविन हबल जो है वो बोल चुके थे कि ये जो है वो गैलेक्सियां बढ़ रही हैं, तो इन्होंने उस बात को लेकर के और अपनी थ्योरी दी। उसके बाद में एक व्यक्ति आए रॉबर्ट वैगनर, और इन्होंने इस सिद्धांत को फिर से दोबारा से जो है प्रतिपादित किया, और इसके बारे में कुछ प्रमाण भी दिए इन्होंने। तो 2 व्यक्तियों के नाम याद रख सकते हैं, एक है जॉर्ज लेमेंथियर और दूसरा है रॉबर्ट वैगनर। ओके।
विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इन्होंने बोला। आकाश गंगाओं के बीच में निरंतर दूरी बढ़ रही है, ये आपका पेज नंबर 5 पे है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, 13.7 अरब वर्ष पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु सिंगुलरिटी पे था, जिसकी हाई डेंसिटी थी, हाई टेम्परेचर था, अधिक वहाँ पे घनत्व था, अधिक टेम्परेचर था, और उसमें अचानक से विस्फोट हुआ, जिसे कॉस्मिक एक्सप्लोजन या ब्रह्मांडीय विस्फोट बोला जाता है, और इस पूरी घटना को बिग बैंग बोला जाता है। ये साइड में आप GIF फाइल देख रहे होंगे, शायद इसमें आप देखिए एक छोटा सा बिंदु है, उस छोटे से बिंदु में अचानक से विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के कारण जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ऐसा इनके द्वारा जो है वो सिद्धांत दिया गया। इसके अलावा ब्रह्मांड से रिलेटेड अन्य सिद्धांत हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, लेकिन उनके जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, वो नाम याद रख सकते हैं। जैसे साम्यावस्था सिद्धांत है, पेज नंबर 5 पे ही है, जिसमें थॉमस गोल्ड और हरमन मांडी इनके द्वारा दिया गया था। उसके अलावा दोलन सिद्धांत है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, अब देखो, अब आपके दिमाग में और सवाल आ रहे होंगे। जैसे मान के चलिए कि वही सवाल जो पहले मैं आपसे बोल रहा था, क्या ये जो बिग बैंग हुआ इससे पहले क्या था? इससे भी पहले तो कुछ रहना चाहिए ना दिमाग में, तो ये चीज़ आएगी भाई, अब ये इससे पहले क्या, इससे पहले क्या, इस तरीके से। तो बोले सर बिग बैंग तक पहुंचे, वो बिंदु कहाँ से आया ये भी तो बताओ। अब वैज्ञानिकों से जब पूछेंगे तो वैज्ञानिकों के पास उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, वो बोलते हैं कि उससे पहले ना तो स्पेस था और ना ही टाइम था, ना ही टाइम था। जब स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपका सवाल पूछना ही जायज नहीं होता है भाई। जब आप पूछते हो उस समय से पहले क्या था, वो बोल देते हैं समय ही नहीं था। अब ये चीज जो है ना थोड़ी सी बहुत आपको, दो चीज, एक तो हम जो है स्पेस में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं हम, स्पेस अंतरिक्ष बोल सकते हो, कोई भी जगह स्थान, स्पेस का हिस्सा होता है। ये 3D होता है नॉर्मली, X, Y और Z, तीन दिशाएं होती हैं इसकी। लेकिन आप एक चीज को भूल जाते हो, टाइम। समय जो है वो भी वेरिएबल है, समय भी बदलता है, ऐसा जो है वो सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का थ्योरी दी थी, उसमें दिया था। बोले किस तरीके से बदलता है समय का जो कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक तरीके से जो उन्होंने समझाया, और सबसे आसान तरीके से, कि हम जो है वो अभी एक जगह पे स्थायी है। ठीक है, अगर हम एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और उस ट्रेन की स्पीड जो है वो प्रकाश की गति के समान है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति का समय और हमारी धरती पे जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो घूम नहीं रहा है, जो स्पीड में नहीं चल रहा है, उसके समय में अंतर आ जाएगा। ये जो सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, बाद में से प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, एक दो एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी किया गया है, लेकिन अभी उतनी बड़ी ट्रेन वगैरह तो बना नहीं सकती कि 3 लाख किलोमीटर तक चल सके, अभी तो 1,000 किलोमीटर वाली भी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन अब जैसे हम इस चीज को चेंज करते हुए अलग जगह जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा 1 घंटा, ठीक है, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो 1 घंटा गुजरा है, वही सेम 1 घंटा अमेरिका वाले व्यक्ति के लिए गुजरा होगा। हमारे लिए तो ऐसी सोच रही थी, लेकिन वास्तविकता क्या है, अगर हम किसी दूसरे ग्रहों पे जाएं तो वहां पे, या दूसरे किसी सोलर सिस्टम या गैलेक्सी में जाएं तो वहां पे जो समय है और यहाँ पे जो समय है उसमें अंतर आ जाएगा। और ये निश्चित सी बात है, समय भी वेरिएबल में, इसलिए इसे 4D बोला जाता है। जब उन्होंने बिग बैंग के बारे में बोला, पूछा उनसे, तो उन्होंने ये बोल दिया कि स्पेस और टाइम दोनों ही नहीं थे। हमारे दिमाग में ये क्लिक कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिंदु तो कहीं स्पेस में ही रखा होगा, उस बिंदु के चारों तरफ भी कुछ होगा, वो भी स्पेस होगा। लेकिन वैज्ञानिक बोलते हैं ना तो स्पेस था ना टाइम था, वो बिंदु ही था। पर ये जो भी है आज के समय के हिसाब से हमें वो लगता है कि यही सब कुछ है, और उस समय क्या रहा होगा वो सब के हिसाब से। ओके, बिग बैंग के 3.8 लाख साल बाद में ब्रह्मांड दृश्य हुआ। उसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो मिले और उन्होंने हीलियम का निर्माण किया, और साथ में ऊर्जा निकाली, परमाणु संलयन की प्रक्रिया जिसे बोला जाता है। तो पहली बार जो है वो प्रकाश जो है वो निकला 3.8 लाख साल बाद में। ओके, उसके बाद में आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, फिर आकाशगंगाओं के बाद तारे, फिर ग्रह, फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ, और हमारी पृथ्वी का निर्माण जो है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो याद रखना है कि इस ब्रह्मांड का जो
बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो उत्पत्ति हुई है 13.7 अरब वर्ष, कहीं कहीं किताबों में 14-15 लिखा होता है, पर 13.7 याद रख लें, ठीक है। ब्रह्मांड बन गया, वो जो बिंदु था छोटा सा सिंगुलरिटी, उसमें विस्फोट हो गया अचानक से, और उसके अंतर्गत डेंसिटी घनत्व बहुत अधिक था, उसके अंतर्गत ही सारा मैटर था, उसी में पूरी ऊर्जा थी, तो उसने बिखरना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ भी, जो जिसे हम बोलते हैं कि कोई भी परमाणु नहीं था। सबसे पहले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका जन्म हुआ। इन्होंने कॉम्बिनेशन से एक छोटा सा परमाणु बनाया, सबसे पहला जिसे परमाणु बोला जाता है हाइड्रोजन। यानी शुरुआती पहला परमाणु जो हुआ हाइड्रोजन हुआ। उस हाइड्रोजन ने मिलकर के हीलियम बनाया, फिर हीलियम मिलकर के फिर 4 वाली वैलेंसी वाला बनाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग परमाणु बनते गए। ये सिस्टम जो है वो वैज्ञानिक जो है वो अपनी थ्योरी में फिट बैठाते हैं, इस तरीके से हुआ। तो हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? बेस बॉल ऑफ द यूनिवर्स। बेस बॉल ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि जितने भी परमाणु बने हुए हैं, जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, और वो सब परमाणु किसके द्वारा बनाए गए? हाइड्रोजन। अब परमाणु क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। किसी भी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई जो होती है परमाणु। लाइक मैं इस फोन को उठा लूं और इसे तोड़ता जाऊं, इतना तोड़ता जाऊं कि वहां से ज्यादा तोड़ा नहीं जा सके, वो छोटी छोटी इकाई वहां तक पहुंच के, मतलब 10⁻⁹ से नीचे जाने पर पहुंचता है वो। अब -9 का मतलब ये, एक के नीचे आप जो है वो पॉइंट अगर लगाएं तो उसके बाद 9 जीरो, पॉइंट के बाद में 9 जीरो, जीरो लगा लीजिए, फिर एक लिख लीजिए, 0.000001, इस तरीके से। तो इतना महीन करता जाऊं, उसके बाद में उसे महीन ना किया जा सके। बेसिक एग्जांपल आप चौक से समझ लीजिए। चौक को लीजिए आप, चौक को रगड़ते जाइए, बिल्कुल महीन करते जाइए। जितना आप महीन कर दोगे, एट लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उससे आगे आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं। वो होता है परम अणु, एटम। बिल्कुल छोटे से छोटा अणु। वो एटम भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है, वो एटम भी। ओके। तो पहला जो एटम बना था वो हाइड्रोजन बना था। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हीलियम बनाया। इसी तरीके से हीलियम ने हीलियम के साथ में क्रिया करके अन्य जो है वो पदार्थ, अन्य परमाणु बनाया, और इस तरीके से धीरे धीरे अन्य जो है वो परमाणु बनते गए। लेकिन जो 20वीं संयोजकता या 18वीं संयोजकता के जो परमाणु थे, वो तो शुरुआत में जो बिग बैंग हुआ था और उसके बाद में जो सूर्य बना उसमें मिल हो गए थे। उसके बाद के जो भी जो परमाणु हैं, उनका निर्माण जो है इस प्रक्रिया से नहीं हो पाता, उनके लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। इसलिए जब सूर्यों में विस्फोट होता है, सूर्य यानी स्टार्स, तारे में जब विस्फोट होता है, तब उस कंडीशन को बोला जाता है सुपरनोवा। जब कोई भी तारे की उम्र पूरी हो जाती है, तब उसमें विस्फोट होता है, और उस कंडीशन को बोला जाता है सुपरनोवा। तारों का जीवन चक्र होने के बाद में उसमें विस्फोट होना सुपरनोवा बोला जाता है। और उस समय जो है वो बड़ी इलेक्ट्रॉन या बड़ी संयोजकता वाले जो है वो पदार्थ बनते हैं उसमें, जिसमें आयरन वगैरह शामिल है, और जो यूरेनियम वगैरह ये सब आते हैं, ये सुपरनोवा की कंडीशन में बनते हैं। ओके। तो बेसिक चीजें ये समझ में आई आपको, और जो एग्जाम के हिसाब से याद रखना है वो तो समझ में आ गया। बेसिक 2 चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे 1-2 चीज और ध्यान रखना। 13.7 वर्ष पहले ब्रह्मांड बना। उसके बाद में इस ब्रह्मांड में नेबुलर क्लाउड जिसे बोला जाता है, नेबुला नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, तो उनके नाम पे नेबुलर क्लाउड बोला जाता है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और गैस के जो है वो बादल बने थे। सूर्य अगर बनने की पूछे जाए आपसे, स्टार कैसे बने, तो ब्रह्मांड में गैस के क्लाउड्स थे, गैस के बादल थे। वो उन बादलों ने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में इकट्ठा होना शुरू किया। इकट्ठा होने पे जो लाइटर जो पदार्थ थे, हल्के जो कण थे, वो केंद्र की तरफ आते गए, और केंद्र में अधिक घनत्व होता गया। एक समय ऐसा है कि घनत्व ज्यादा अधिक हो गया, उस समय हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के हीलियम बना लिया, तो वहां पे प्रकाश होने लग गया। ठीक है। और वहां पे सूर्य का या प्रकाश तारे का जो है वो निर्माण हो गया। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पेज नंबर, अगले पेज पे आप देखें, पेज नंबर 7 पे एक इमेज लगाई हुई है, वो टाइम स्केल को दिखाया गया है। 7 नंबर पे एक इमेज लगाई हुई है जिसमें शुरुआत हो रही है बिग बैंग से, और धीरे धीरे समय के हिसाब से सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं। ठीक है। तो ये टाइम स्केल दिखाई गई है। उसके साइड में हबल टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप।
पेज नंबर 7 पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये 1990 में बनाया गया है एडमिन हबल के नाम पे। अच्छा, ये दो चीजें, एक तो होता है टेलीस्कोप जो हम नॉर्मली छत पे बैठ करके देख सकते हैं, दूरबीन वगैरह। एक होता है स्पेस टेलीस्कोप, हम उस टेलीस्कोप को उपग्रह की सहायता से अंतरिक्ष में भेज देते हैं ताकि इस ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। अब स्पेस में इसलिए भेजा जाता है कि वहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है, वहाँ पे साफ होता है सब कुछ। यहाँ पे प्रदूषण के कारण ज़्यादातर चीज़ें इतनी क्लियर नहीं दिख पाती हैं। तो इसके द्वारा, हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा बहुत सारी जो है इमेज जो है ली गई हैं। इसके रिलेटेड, बिग बैंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया सर्न के द्वारा, यूरोपियन एजेंसी है जिसका नाम है लार्ज हैड्रन कोलाइडर, ठीक है। ये सर्न यानी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा ये प्रयोग किया गया। 2010 में किया गया था, 2012 में किया गया था, 2 बार ये प्रयोग किया गया था। जब आपने न्यूज में सुना होगा कि पृथ्वी जो है वो खत्म होने वाली है 2012 के आसपास में, उसमें क्या था कि स्विट्जरलैंड जिनेवा में, यूरोप में, उन्होंने एक पृथ्वी के अंतर्गत, ठीक है, 100 फुट नीचे उन्होंने एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई थी, ठीक है, गोल सुरंग बनाई थी, गोल सुरंग। उस गोल सुरंग में उन्होंने दो प्रोटोन बीमों को आपस में टकराने की कोशिश की थी, और प्रोटोन बीम जो थे उनको स्पीड दी गई थी लाइट की। तो एक साइड से, जैसे गोल अगर बोले तो गोल थी, और एक साइड से एक प्रोटॉन भेजा गया, वो इधर से घूम के आएगा, दूसरी साइड से दूसरा प्रोटॉन भेजा गया, और दोनों को स्पीड दी गई, और दोनों को टकराने के लिए यहाँ पे भेजा गया। तो ये जो है उस समय टकराए, तो उन्हें इस बिग बैंग थ्योरी का एक तरीके से प्रैक्टिकल करने की कोशिश की थी, ठीक है। और यहाँ पे हिग्स बोसोन नाम के कण की एक खोज की गई, जिसे हम एक तरीके से गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। हिग्स और बोसोन, हिग्स नाम का एक पीटर हिग्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, और सत्येंद्र नाथ बोस नाम के एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने पुराने समय पे खोज की थी इन सब के बारे में, तो इनके नाम पर ये जो है वो दे दिया गया था, हिग्स बोसोन कण, ठीक है, गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। जुलाई 2012 में इसका सफल प्रयोग भी हुआ था, ओके। तो इसका नाम याद रखना प्रोजेक्ट का, लार्ज हैड्रन कोलाइडर, और ये कहाँ पे हुआ है, यूरोप में, जिनेवा में। उसके बाद में जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये एक टेलीस्कोप का नाम है जो 2018 में स्थापित की गई है, विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष टेलीस्कोप है ये, एग्जाम के हिसाब से, जो कनाडा और यूएसए के जो स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा स्थापित की गई है। अभी आप दोबारा से पेज नंबर 2 पे आइए, थोड़ा सा पेज नंबर 2 पे। ओके, अभी मैं आपको बार बार मैं ये सब बोल रहा हूँ, इनको थोड़ा सा आपको याद करना होगा। साइड में आपको दिख रहा होंगे ग्रह, तारे, तारामंडल, आकाशगंगा, क्लस्टर आकाशगंगा, ये दिख रहे होंगे। मैंने बार बार मैं आपको बोला, 3-4 बार भी ये चीजें मैं बोल चुका हूं मैं। सबसे छोटी इकाई हमसे शुरू करते हैं, देश से, प्लेनेट से जाते हैं। अब प्लेनेट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो इस प्लेनेट से बाहर निकलने पे हमारा सौरमंडल है, यानी एक तारा है, ठीक है। ये तारा अपनी धुरी पे घूम रहा है, हमारी पृथ्वी इस तारे के चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है, और चंद्रमा भी घूम रहा है। अब देखो, सब कुछ घूम रहा है, घूम रहा है, हर चीज घूम रही है। खुद सूर्य भी इस आकाशगंगा में घूम रहा है, खुद सूर्य भी, यानी तारामंडल जो है, हमारा सौरमंडल जो है, वो आकाशगंगा में घूम रहा है, और आकाशगंगाएं खुद फैलती हुई जा रही हैं। तो कुछ सब कुछ चेंज होता जा रहा है। ग्रह मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग्रह जो है वो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य यानी तारा। जो भी रात में दिखते हैं वो भी तारे ही हैं, ठीक है। उनके चारों तरफ भी ऐसे ही ग्रह चक्र लगाते होंगे, ठीक है, सब तारों के चारों तरफ लगाते हैं। तो ग्रह किसके चारों तरफ चक्र लगा रहे हैं, सूर्य के। 2 तारे या 4-5 तारे मिलकर के बनाते हैं तारामंडल। क्या बनाते हैं, तारामंडल, जिसे हम इंटरस्टेलर बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंटरस्टेलर मिलकर के खरबों की संख्या में जब मिल जाते हैं, तब बनता है अपना आकाशगंगाएं, मिल्की। आकाशगंगाएं अलग अलग हैं, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा का नाम है, ठीक है। पास वाली दूसरी आकाशगंगा है, और भी है, इस तरीके से है। तो बहुत सारी अरबों की संख्या या खरबों की संख्या में है, 10⁻11 में बोला जाता है। गिना तो जा नहीं सकता, इन चीज़ों को गिना तो नहीं जा सकता, बट अनुमान लगा लेते हैं वैज्ञानिक जो भी है अपने कंप्यूटर वगैरह के हिसाब से।
उसके बाद में आकाशगंगाएं मिलकर के क्लस्टर आकाशगंगा बनाती हैं। उसके बाद में सुपर क्लस्टर बनता है जिसे हम सरस्वती बोलते हैं। उसके बाद में दृश्य ब्रह्मांड बनता है और उसके बाद में मल्टीवर्स, यानी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी बहुत सारे ब्रह्मांड बने हुए हों, क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आकाशगंगा के बारे में कुछ फैक्ट आपको देखने। ठीक है, पेज नंबर आपको फिर से पेज नंबर 8 पे आना है। आपको आकाशगंगा के बारे में फैक्ट देखने हैं, 7 या 8 पे आना है। ठीक है, आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज जिसमें अरबों की संख्या में तारे होते हैं। ठीक है, उसे गैलेक्सी कहा जाता है और अन्य नाम भी उसका होता है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी भी बोल लीजिए, आकाशगंगा भी बोल लीजिए या गैलेक्सी बोल लीजिए। गैलेक्सी शब्द तो आपने काफ़ी सुना हुआ होगा, आजकल मोबाइल के प्रोडक्ट गैलेक्सी के नाम से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। गैलेक्सी एक बहुत फेवरेट चीज़ है मेरे, तो व्हाट्सएप स्टेटस पे पिछले 4-5 साल से वही लगा रखा है मैंने परमानेंट। ज़्यादातर चीज़ों में वो चीज़ इतना अच्छा है, वो आपको इस चीज़ का रियलाइज़ कराता है। उस गैलेक्सी में आप कहाँ पे हो, इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश कर सकते हो आप। उस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल कहीं नहीं दिखता है। उस गैलेक्सी के अंतर्गत ही हमारे सूर्य जैसे खरबों की संख्या में तारे हैं और ऐसी गैलेक्सियों और खरबों हैं। तो हम एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, उसमें ही हम नहीं दिखते, तो वो आपकी जो है वो उसको बताता है कि आप कितने बड़े हो। तारों के अतिरिक्त धूल एवं गैस के क्लाउड जो भी हैं वो गैलेक्सी के अंदर ही हैं हमारे आकाशगंगा में। ठीक है, इसके अलावा गैलेक्सी जो है वो 3 आकार की होती हैं, या तो एक अंडाकार हो सकती हैं, या सर्पिलाकार हो सकती हैं, या अनियमित हो सकती हैं। और हमारी वाली जो गैलेक्सी है वो सर्पिलाकार है। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रही होगी, GIF फाइल में आपको दिख रही होगी गैलेक्सी। ठीक है, ये गैलेक्सी दिख रही है आपको, 2 गैलेक्सीज के इमेज लगाए हुए हैं मैंने। ठीक है, इस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल आपको नीचे की साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, सौरमंडल जहाँ पे मैंने पेन चलाया हुआ है, नीचे वाले इमेज में आप देखिए, उसमें आपको दिख रहा होगा अवर सोलर सोलर मंडल या सौर सन दिख रहा होगा। ओके, तो ये पूरी गैलेक्सी है सर्पिलाकार की। एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार आकार है। ठीक है, और इसकी भुजाएं आपको दिख रही होंगी अलग अलग, एक गोला के टाइप में भुजा, दूसरी इस तरीके से, तीसरी जो भुजा है उसमें हमारा जो है वो सूर्य है। कुछ फैक्ट्स दोबारा से देख लीजिए। आकाशगंगाओं की संख्या 10⁻11। ठीक है, प्रत्येक आकाशगंगा में तारे 10⁻11। ठीक है, सबसे बड़ी आकाशगंगा लाइमेन अल्फा ब्लॉप्स। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। सबसे नजदीकी आकाशगंगा, हमारे सबसे नजदीकी हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे या दुग्ध मेघला। ठीक, हिंदी में बोलेंगे दुग्ध मेघला, इंग्लिश में बोलेंगे उसे मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा के जस्ट पास वाली आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। ठीक है, हिंदी में उसे देवयानी नाम दिया गया है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेघला। उसकी कुछ खास बातें आप देखिए। हमारी आकाशगंगा का जो सबसे चमकीला भाग है उसका नाम है ओरियन नेबुला। ये जो अंदर वाला भाग है वो ओरियन नेबुला। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये पढ़ा ही होगा आपने, क्योंकि अरबों की संख्या में तारे हैं, लेकिन हमारे जो सबसे नजदीक वाला तारा है सूर्य के वो प्रोक्सिमा सेंचुरी। इस आकाशगंगा में सबसे ज्यादा चमकीला दिखने वाला तारा कौन सा है, सीरियस या डॉग स्टार। ठीक है, और इस आकाशगंगा में हमेशा उत्तर दिशा में दिखने वाला, हमें उत्तर दिशा में दिखने वाला तारा कौन सा है, जिसे हम बोलते हैं ध्रुव तारा या पोल स्टार। ठीक है, तो ये हमेशा उत्तर दिशा में नेविगेशन में पुराने समय से यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी गांव में तो लोग सुबह के टाइम पे 4 बजे के टाइम पे ही वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये तारा यहाँ पे आ गया तो अब 4 बज रहे हैं, उस टाइप का अनुमान भी लगा लेते हैं। और दिशा ज्ञात करने के लिए भी ध्रुव तारे को ही देख के चलते हैं कि उत्तर दिशा में हमेशा ध्रुव होता है। ठीक है, पुराने समय पे अगर नाविक खो जाते थे तो वो भी उस ध्रुव तारे को देखकर ही चलते थे। तो ये ध्यान रखना है कि दिशा ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ध्रुव तारे का। ठीक है, ये आकाशगंगा वाला इमेज आपने देख लिया। ओके, ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप कुछ फैक्ट्स और देख लीजिए जिनमें आपको याद रखना होगा। तारे का जीवन चक्र करके यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि लाइफ साइकिल ऑफ जो स्टार होती है वो क्या होती है। वैसे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब बिग बैंग हुआ तो बादल बने गैस के और हाइड्रोजन के बादल बने। उन बादलों ने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हल्के जो पदार्थ हैं वो केंद्र की तरफ आने लगे। बिल्कुल केंद्र में आने के बाद में घनत्व अधिक हो गया। अधिक घनत्व होने के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब घनत्व अधिक होता है तो तापमान बढ़ता जाता है।
जब ज़्यादा घनत्व हो गया तो तापमान इतना ज़्यादा हो गया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के हीलियम बनाना शुरू कर दिया। बाहर की साइड के जो पदार्थ थे, जो मोटे मोटे पदार्थ थे, वो बाहर की साइड में ही घूम रहे हैं, क्योंकि डिस्क बन के वहाँ घूमना शुरू हो चुकी है वो। तो बाहर की साइड में जो घूम रहे हैं वो इकट्ठा होकर के वो ग्रह बनाने लग जाएंगे। ठीक है। और अंदर की साइड में सेंटर में एक जो है वो वहाँ पे स्टार बन जाएगा, एक तारा बन जाएगा। और इस तारे का एक जीवन चक्र होता है। देखिए पॉइंट में देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाले पिंड को तारा कहा जाता है। स्वयं का प्रकाश यानी नाभ के संलयन की प्रक्रिया, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम का निर्माण होता है। तारे का औसत तत्व कौन से पाए जाते हैं? हाइड्रोजन होता है 70%, हीलियम होता है 28%, कार्बन नाइट्रोजन नियोन होते हैं नाममात्र मात्रा में, और लोह के भी जो वर्ग के तत्व होते हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है। बाद में जब सुपरनोवा होता है तब जो है वो लोह तत्व और बाकी बड़े बड़े पदार्थ जो है वो बनते हैं। शुरुआत में जो क्लाउड होता है उसका नाम दिया जाता है स्टेलर नेबुला। ठीक है। जिसे हम हिंदी में निहार का भी बोलते हैं। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था जो क्लाउड बना है उसी को क्या बोला है? स्टेबल नेबुला। तो जब वो इकट्ठा हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो प्रोटोस्टार का जन्म होता है, जो शुरुआत में कम ऊर्जा होती है उसके अंतर्गत। ठीक है। फिर धीरे धीरे नॉर्मल स्टार बन जाता है, जिसका कलर जो है वो पहले ब्लू रहता है फिर येलो हो जाता है। ये कलर जो होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। जितना अधिक टेम्परेचर होगा उस हिसाब से कलर उसका जो चेंज होगा। फाइनली एक स्टार, जैसे हमारा सूर्य जो आज के टाइम पे जिसे उसकी जवानी बोल सकते हैं, उस टाइप का एक जो है वो तारा बन जाता है। ठीक है। जिसे हम रेड जाइंट स्टार बोलते हैं। ठीक है। एक तारा बन गया। ओके। ये तारा बन चुका है जो आज के समय पे हमारा सूर्य उस टाइप का तारा बन चुका है। अब जब इससे आगे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना रहे थे, उसके कारण हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो कम होने लग जाती है। हाइड्रोजन की मात्रा कम होने लग जाएगी, हीलियम अधिक हो चुका है वहां पे। तो प्रकाश उतना ज्यादा उसमें रह नहीं पाता है, और हीलियम हीलियम उस समय उतना ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे। तो उसके अंतर्गत जो है वो अंदर की साइड में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे, और बाहर की साइड में जो है वो टेम्परेचर अधिक है, तो यहाँ पे अधिक तापमान होता है। ठीक है। अंदर की साइड में टेम्परेचर इसलिए कम हो गया कि सेंटर में जो है वो हाइड्रोजन मिलकर के बन नहीं पा रहे, जो भी बचा हुआ है बाहर की साइड में हल्के हैं उनके द्वारा जो है वो अब बाहर की साइड में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अधिक तापांतरण के कारण यहाँ पे विस्फोट होता है, और इस विस्फोट का नाम क्या बताया था मैंने? सुपरनोवा। ये विस्फोट होता है इसमें। और विस्फोट होने के बाद में तारों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। तारों को दो भागों में बांट लेते हैं। एक उस टाइप के तारे जिनका द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट से कम है, और एक उस टाइप के तारे जिनका द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है। ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट का मतलब क्या हुआ? चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम के एक वैज्ञानिक थे, भारतीय व्यक्ति थे, बाद में अमेरिका जाके शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान यानी चंद्रशेखर सीमा, अगर इससे कम है तो फिर तारा सफेद बौना तारा बन जाएगा। उसके बाद में वो धीरे धीरे ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा, काला बामन तारा जैसे बोला जाता है, और फाइनली वो जीवाश्म तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। अगर चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है उसका द्रव्यमान, तो फिर वो न्यूट्रॉन तारा बनता है। ठीक है। और उसके बाद में ब्लैक होल तारा बन जाता है। ठीक है। ब्लैक होल तारा लास्ट में बन जाता है। अब ये ब्लैक होल शब्द आया, नाम सुना होगा काफी बार। थोड़ा सा बेसिक चीज जान लेते हैं ब्लैक होल में क्या होता है। ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि वहां से कोई भी वस्तु पार हो ही नहीं सकती। इवन एक प्रकाश भी वहां से पार नहीं हो सकता। प्रकाश पार नहीं हो सकता तो वहां पे कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए वो ब्लैक होल दिखता है। ठीक है। मतलब काला काला दिखता है, और उसके चारों तरफ जो है वो एक रिंग टाइप की दिखती है। ठीक है। वहां पे प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा नहीं है, वहां से प्रकाश पार हो जाता है उसके पास में होकर के। तो ब्लैक होल का मतलब हुआ, जो कंडीशन हमने जो शुरुआत में बताई थी, शायद वो भी ब्लैक होल ही हो, जिसका नाम हमने दिया था सिंगुलरिटी, विलक्षण था। उसके अंतर्गत इतना ज्यादा घनत्व है कि वो सारी चीजों को अपनी साइड में खींच लेता है, अपने पास में खींच लेता है। अब प्रकाश भी उससे निकल नहीं पाता है। तो ये जो तारा है, अगर सीएल द्रव्यमान से ज्यादा है, चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है, तो लास्ट में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक होल में। बाकी ब्लैक होल के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है। पहले तो ब्लैक होल की एक कॉन्सेप्ट था कि ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई वस्तु हो सकती है अपने ब्रह्मांड के अंतर्गत जिसका द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि वो सब वस्तुओं को अपने पास में खींच लेगा।
ठीक है, जिसमें से प्रकाश भी नहीं निकलेगा। अभी एक ब्लैक होल की इमेज भी निकाल दी गई है, तो उस इमेज में पता चल गया कि रियलिटी में ऐसा होता भी है। ठीक है, बाकी मूवी है, नाम है इंटरस्टेलर। ठीक है, उस मूवी में इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, और उस मूवी में ब्लैक होल वाला पॉइंट भी शामिल है, उस मूवी में स्पेस वाला, और उस मूवी में टाइम वाला भी पॉइंट शामिल है। और वो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने बनाई हुई है। उसमें जो व्यक्ति जाता है उसका नाम है कोपर्स। ठीक है, एक व्यक्ति मतलब ये जो कहानी जो चल रही है उस इंटरस्टेलर मूवी में, वो आज से 100 साल आगे की है, 21वीं सदी के आसपास की एक कहानी है उस मूवी में। तो उसमें एक व्यक्ति अपनी बेटी और अपने बच्चे के साथ में एक खेत पर रहता है, और वहाँ खेत पर मक्के का उत्पादन करता है। ठीक है, क्यों मक्के का उत्पादन? इसलिए क्योंकि इस समय तक पूरी पृथ्वी पर खाने के लिए कमी हो चुकी है, फसल जो है वो हो नहीं रही है, बार बार में तूफान आते रहते हैं, और शायद हो भी सकता है आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि अब असामयिक घटनाएं होने लग गई हैं, तूफान आते रहते हैं, साइक्लोन्स, उस तरीके से चक्रवात आते रहते हैं, तो वहां पे वो बनाते, वो व्यक्ति पृथ्वी जैसा दूसरे ग्रह खोजने के लिए अंतरिक्ष में जाता है। ठीक है, दूसरा ग्रह खोजने के लिए जहां पे जीवन संभव हो। अच्छा, उसको क्या बोला जाता है जहाँ पे जीवन संभव हो ऐसा कोई ग्रह, उसे बोला जाता है गोल्डीलॉक्सी जोन, जिसे बोला जाता है, शब्द सुना होगा आपने, गोल्डीलॉक्सी जोन। ये शब्द आप आगे भी मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में। गोल्डीलॉक्सी जोन का मतलब होता है कि किसी भी तारे के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र जहां पे जीवन की संभावना हो सकती है, उसे बोला जाता है गोल्डीलॉक्सी जोन। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो वो खोजने के लिए जाता है। उससे पहले भी नासा के मिशन जा चुके थे, तो उन्होंने फाइनली बहुत सारे तारों में, ग्रहों में से 3 ग्रहों को फाइनल किया था, लेकिन उनके बारे में कंफर्म नहीं हो पाए थे। तो उन तीनों ग्रहों के बारे में खोजते हैं, लेकिन जब वो जाता है तो ब्लैक होल को पार करके जाता है। ठीक है, ब्लैक होल को पार करके जाता है, और उस समय वहां पे जो टाइम निकल रहा होता है और पृथ्वी पे जो टाइम निकल रहा होता है, उस दोनों में अंतर आता है। वो यहाँ से जब जाता है तब उसकी बेटी 10 साल की होती है, और वहां से जब वो वापस आता है उस मिशन को कंप्लीट करने के, जब गया था तब 45-40 साल की उम्र थी, जब वापस आया तब भी उसकी उम्र उतनी ही थी, उतना ही यंग दिख रहा था, जबकि वो जो बेटी उसकी 10 साल की छोड़ के गया था वो बूढ़ी हो चुकी है, 70-80 साल की उसमें हो चुकी होती है। यानी पृथ्वी का टाइम बहुत तेज निकल रहा था, और वहां पे जो टाइम था, यानी यहाँ का 7 साल और वहां का 1 घंटा, इस टाइप में था उस मूवी में। ओके, तो ये इंटरस्टेलर मूवी में ये दोनों चीजें दिखाई गई हैं, ब्लैक होल वाला और ये। तो ज्यादा तो नहीं समझना, पर बेसिक पॉइंट ये याद रख लेना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपको बहुत सारी चीजें समझाता भी है और दिमाग भी खराब करता है, क्योंकि इसमें जितना घुसते जाओगे परेशान होते जाओगे। की पॉइंट देख लीजिए आगे, नेक्स्ट पेज पे। सूर्य द्वारा आकाशगंगा की परिक्रमा में लगने वाला समय 25 करोड़ वर्ष है। ठीक है, उसके बाद में ब्लैक होल क्या होता है? ऐसा पिंड जिसका घनत्व उच्च होने के कारण किसी भी प्रकार की विकिरण रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, यहाँ पे प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, प्रकाश की किरणें यहाँ से नहीं निकल पाती हैं, और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी। इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1984 के आसपास में। ठीक है, एक व्यक्ति और थे दूसरे, दोनों के साथ में इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। बाकी चंद्रशेखर लिमिट भी इनके द्वारा दी गई थी। एक अगला पॉइंट, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं बास योग्य क्षेत्र। नाम से पता चल रहा होगा, बास यानी रहने योग्य क्षेत्र। ऐसा अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी जैसा रहने योग्य अवस्था हो, अगर कोई ग्रह अपने तारे की परिक्रमा बास योग्य क्षेत्र में हो, यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। लाइक ज्यादा गर्म भी नहीं हो, ज्यादा ठंडा भी नहीं हो, पानी की वहां पे पहुंच हो, खाने पीने की सुविधाएं वहां मिल जाए, तो वो क्षेत्र होता है अपना गोल्डीलॉक्सी जोन। ठीक है, ये इमेज में मैंने आपको तारे का रंग जो बताया था, लाइफ साइकिल बताई थी, तो तारे का रंग जो है वो टेम्परेचर के आधार पर चेंज होता है। नीला यानी इस तरीके से 50,000 और 28,000 केल्विन के बीच में होता है। लाल अगर देखें तो 3500 से 2000 के बीच में होता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वो रंग जैसे नीले की साइड में बढ़ता हुआ जा रहा है, लाल से फिर नारंगी, पीला, श्वेत, सफ़ेद और नीला, इस तरीके से ये कलर होते जा रहे हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ जो है वो स्टार आपने यहाँ पे देख ली। अब आप लास्ट में आइए, जिसमें मैंने कुछ शब्दावलियां लिखी हुई है। ठीक है, एक लिखा हुआ यूनिवर्स। यूनिवर्स समझ में आ गया? यूनिवर्स क्या होता है ये समझ में आ गया। स्पेस क्या होता है? अंतरिक्ष। हम अंतरिक्ष में ही है।
स्पेस जहाँ पे भी खाली जगह दिखती है, स्पेस का मतलब होता है जगह, जो जगह है वो स्पेस ही है। हमारी पृथ्वी भी इसी स्पेस में ही घूम रही है, हम भी स्पेस के अंतर्गत शामिल आ रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है बिग बैंग से पहले नहीं था, ऐसा यहाँ पे ध्यान रखना है। और टाइम जो है हम समझते हैं एब्सोल्यूट है, हमारे लिए 1 मिनट निकल रहा है तो निकल गया, लेकिन वास्तविकता में ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब सापेक्ष है, कहीं दूसरी जगह पे टाइम उतना तेज नहीं चल रहा होगा या उतना स्लो नहीं चल रहा होगा जितना हमारे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो समय जो है वो रिलेटिव है, इसी को तो रिलेटिविटी थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद में ब्लैक होल समझ में आ गया। ह्यूमंस की हिस्ट्री देखें तो कुछ भी नहीं है, हम मनुष्य जो है वो कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 1 पे आप दोबारा से आए, पेज नंबर 1, ठीक है। ये कॉस्मिक कैलेंडर है, ठीक है। इस कॉस्मिक कैलेंडर में इस पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उस पूरे को 1 साल में समाहित कर दिया है, ठीक है। 13.7 अरब साल को 1 साल में समाहित कर दिया, तो इसे कॉस्मिक कैलेंडर का नाम दिया गया। तो जनवरी में आप देखेंगे तो शुरुआत में बिग बैंग हो रहा है, ठीक है। फरवरी और जनवरी के लास्ट तक यहाँ पे आते आते पहले स्टार जो है वो निर्मित हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में फरवरी में देख रहे होंगे तो गैलेक्सीज बन गई हैं, स्टार्स भी बनने लग गए हैं, ओके। उसके बाद में मई में हमारा मिल्की वे बनता है, ठीक है। उसके बाद में आप जब आते हैं तो सितंबर में हमारा सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। सोलर सिस्टम बनता है, उसके बाद में ये सोलर सिस्टम जब बनता है तभी हमारी पृथ्वी बन जाती है, क्योंकि मैंने उस समय आपको बताया था जब डिस्क घूमती है तो अंदर की साइड में वहां पे सूर्य बन जाता है, बाहर की साइड का जो कचरा है वो मिलकर के एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और वो भी उस डिस्क के चारों तरफ घूमने लग जाता है, तो 9 ग्रह बन जाते हैं उसी समय पे। इसे नेबुलर थ्योरी बोला जाता है। ओरिजिन ऑफ अर्थ में दोबारा से देख लेंगे। बाकी सेम जब सोलर सिस्टम बनता है तभी हमारी पृथ्वी बन जाती है, यानी सूर्य का हिस्सा ही बोल सकते हो उसे, ओके। फिर ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे पहली बार यूकैरियोटिक सेल्स बन रहे हैं, कब हो रहे हैं, नवंबर में। और दिसंबर में मल्टी सेलुलर लाइफ आ रही है। और हमारे मनुष्य का हम देखेंगे तो मनुष्य जो है वो बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे आया हुआ है। तो इस इमेज में वो सारी चीज़ें जो है वो समझाई हुई हैं। द मंथ ऑफ दिसंबर को इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है नीचे की साइड में। उसमें बताया है कि इस समय तक 5 दिसंबर तक जो है वो पेंजिया के आसपास का समय था। 7 और 8 दिसंबर जो थे वो डायनासोर का समय था। फिर मैमल्स आए, फिर पक्षी आए 11-12 दिसंबर तक। उसके बाद में फ्लावर्स बनने लगे 13 और 14 दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद में आप देखें तो 31 दिसंबर फाइनल डे चल रहा है और उसी की बात चल रही है। उसमें ही पहले एप्स आए हैं, ठीक है, बंदर आए हैं। और जो आज के समय पे हमें कंकाल दिख रहे हैं, ठीक है, मनुष्य के जो पहले कंकाल दिख रहे हैं वो आज सुबह 9:15 बजे के हैं, 9:25 के हैं, ठीक है। 10:30 बजे हमें और जो पत्थरों का औजार वगैरह टाइप में मिले वो हैं 10:30 बजे के। तो ह्यूमन का माइग्रेशन जो है वो 11:30 और 11:59 के बीच में हुआ है। आप इथोपिया वाली जो मैं कंडीशन बताता हूँ, अफ्रीका से निकल के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और चाइना की साइड में गया हुआ है, ठीक है। और अगर फाइनल मिनट की बात करें, जो अंतिम मिनट चल रही है, अंतिम मिनट जो चल रही है उसकी अगर बात करें तो उसमें हमारा मनुष्य कहीं पे लास्ट में कितने सेकंड पहले आया, जो है वो करीब करीब लास्ट के 0.15 सेकंड पहले हुए आया हुआ है। ये इस इमेज में आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ओके। बेसिक चीज़ें कॉस्मिक कैलेंडर इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। मतलब इस पूरे 13.7 अरब साल को उन्होंने 1 साल में डिवाइड किया है और उसके फाइनल मिनट के भी छोटे से हिस्से में आज के समय का जो है वो मनुष्य आया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो कॉस्मिक जो है वो कैलेंडर है, ठीक, ठीक है।
हाँ, फ्यूचर में एक सवाल आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो सन है वो 4.5 अरब वर्ष पहले बना है। आगे इस सन का सुपरनोवा होने वाला है एक आने वाले टाइम पे, ठीक है। जब सुपरनोवा होने वाला होगा वो कब के आसपास में होने वाला होगा, तो 10 बिलियन ईयर्स के बाद में। अभी 10 अरब साल और सूर्य रहने वाला है, ठीक है। 10 अरब साल के बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। एटम टू यूनिवर्स हमने यात्रा कर ली। बिग बैंग टू प्रेजेंट डे अभी कॉस्मिक कैलेंडर में देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे माई यूनिवर्सल लॉज को मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें को, ठीक है। और फिर लास्ट में हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले उससे पहले माई यूनिवर्सल लॉज को मैं आपको बता देता हूँ। मैं हमेशा 3 लॉज बोलता हूँ और वो इसी लेक्चर में ही बता देता हूँ चीज़ों को। पहला जो लॉ है वही इंपॉर्टेंट है, द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड। ये हमने सब पढ़ लिया। इन सबसे भी बड़ा ब्रह्मांड आपके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। इन सबसे भी बड़ा है जो आप ऊपर निकल के गए, ये सब आपके दिमाग के अंतर्गत है। जब दिमाग ही नहीं होता है ना, तब उस समय ना टाइम होता है, ना स्पेस होता है, ना कुछ मैटर होता है, ना कुछ एनर्जी होती है। अगर कोई आदमी मर जाता है उसके बाद में उसके लिए कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो पूरा ब्रह्मांड की जो सोच बनती है ना, वो हमारे दिमाग के आधार पे बनती है। ब्रह्मांड और हमारा दिमाग एक ही चीज है, एक तरीके से मान सकते हो। तो जैसा आपका दिमाग सोचता है वैसा ही आपके लिए ब्रह्मांड दिखता है। आप अगर भारत में पैदा हुए हो तो भारत की कंडीशंस के आप से पूरी दुनिया को देखते होंगे, ठीक है। आपने जैसी पढ़ाई की होगी उस हिसाब से ही आपको ये दुनिया नजर आती होगी। अगर आप मांसाहारी घर में पैदा हुए हुए हैं तो आपके लिए मांस खाना एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है, और आपकी नज़रों में ये दुनिया उसी हिसाब की होती है कि मांस खाना एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप किसी भी गैंगस्टर के घर में पैदा हुए हैं जहाँ गोलीबारी चलाना एक नॉर्मल सी बात होती है, आदमी को मार देना नॉर्मल सी बात होती है, तो आपका दिमाग उसी तरीके का ब्रह्मांड बना लेगा और उसी तरीके से आपको लगेगा कि गोली मारना, किसी व्यक्ति को खत्म करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर इसके अपोजिट आप किसी अच्छे से ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे मांस खाना और ये गोलीबारी ये सब दूर दूर तक अलाउ नहीं है, सुबह से हम भजन होता है और बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से रहते हैं, तो आपके लिए एक चींटी को मारना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो आपका दिमाग जो है वो उसी तरीके का ब्रह्मांड बना लिया है। जो जिस तरीके की चीजें देखता है उसी तरीके का पूरा ब्रह्मांड बना लेता है, बचपन से लेके और पूरी जिंदगी तक। बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो झूठी भी हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अलग ब्रह्मांड होता है किसी भी चीज के बारे में। लाइक मैं आसान से आसान एग्जांपल दूं, इस पेंसिल के बारे में जो मैं सोचता हूं वो तुम कभी भी नहीं सोच सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं सोच सकते, क्योंकि मेरा ब्रह्मांड इस चीज के बारे में या फोन के बारे में मेरा ब्रह्मांड है, किसी और का नहीं हो सकता। वो सेम टू सेम मेरे हिसाब से रहेगा। आप मैच कर सकते हो, जैसे फोन का यूज, मैं आपसे पूछूं फोन का यूज, आप 5 चीजें 10 चीजें मे बी 99.9% चीजों को सेम बोल सकते हो, लेकिन टोटली जो मैंने सोचा है वो तुम कभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो मेरा ही दिमाग सोच सकता है उस चीजों को। तो हर व्यक्ति का जो ब्रह्मांड है वो खुद का ब्रह्मांड है, और यही सबसे बड़ी चीज है माइंड, ठीक है। आप माइंड के हिसाब से कमजोर हैं, डरने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको, छोटी छोटी चीजों से भी डर लगने लग जाएगा आपको। अगर आपका माइंड मजबूत है तो मे बी आपको भले ही कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो भी डर नहीं लगेगा। तो कहानी का कोर कॉन्सेप्ट यही है, पढ़ना लिखना समझना। यूनिवर्सल ट्रूथ ये है, इस ब्रह्मांड का सार्वभौमिक सत्य ये है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारे दिमाग की ही उपज है। पूरा ब्रह्मांड कभी भी, हम क्या करते हैं कि हम जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं उसी नज़रिए से हम ये सोचते हैं कि सामने वाला भी इस दुनिया को देख रहा होगा, या हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हम ये सोचते हैं कि दूसरा वाला भी व्यक्ति वैसा सोचना चाहिए, उस तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा लॉ मैं आपको बोलता हूँ, नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। कुछ भी यहाँ पे निरपेक्ष नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है। निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको नॉर्मल आसान तरीके से, जो एबीसी वाला बताता हूँ या भगत सिंह वाला एग्जांपल बताता हूँ। भगत सिंह को अंग्रेज लोग जो है वो आतंकवादी बोलते थे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड किंगडम वाले जो लोग थे वो आतंकवादी बोलते थे, और हमारे लिए वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आप कहाँ खड़े हो इस हिसाब से जो है वो चीज़ें बदल जाती हैं। सब कुछ जो है वो सापेक्ष है। आप कहाँ खड़े हुए हो तो आपका देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि अगर एबीसी में लिख दूं ए बी और सी,
और मैं पूछूं कि सी कौन सी दिशा में है, तो आपके हिसाब से बोल सकेंगे कि आप सवाल आएगा कि सर आप पूछ रहे हैं किस हिसाब से, बी की साइड में या ए के साइड में। लेकिन सापेक्षता के हिसाब से अगर बी की कंडीशन पूछी जाए तो सी की सापेक्ष में ये इसके जो हो गया राइट में हो गया और इसके लेफ्ट में हो गया, इस तरीके से। तो सापेक्षता के आधार पे जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं। और तीसरा वाला जो है हैप्पीनेस इज स्टेटस ऑफ माइंड, खुश होना एक माइंड की अवस्था होती है। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन में हैप्पी रह सकते हो, किसी भी कंडीशन में खुश रह सकते हो, ये माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा आपके पे। इसके लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, ना इसके लिए कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। इम्पोर्टेंट होता है आप खुश रहने की कला सीख जाएं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो इसी में से तीनों पॉइंट निकल के आते हैं। पूरा यूनिवर्स जो है वो ब्रह्मांड की उपज होती है। ठीक है, सवाल कर लेते हैं, बाकी इन पे और कभी लेक्चर दे लेंगे। ओके, सवाल देखिए पहला, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, पता चल गया, ब्रह्मांड से। दूसरा सवाल, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है, बोलने की जरूरत नहीं है। आकाशगंगा किस प्रकार का आकार है इसका, आकाशगंगा का हमारी का सर्पिलाकार है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। अभी थोड़े पहले लिखा हुआ है, तो ये तो फैक्ट है, ये याद करने पड़ेंगे आपको। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल, तारे का रंग सूचक है, उस रंग से रंग का किस किस आधार पे पता चल रहा है, टेम्परेचर के आधार पे, तापमान के आधार पे। जैसा तापमान होगा उस हिसाब से तारे का रंग बदल जाएगा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, अब आंतरिक मृत्यु ये सब बात हिंदी के शब्द आ गए। बाकी चंद्रशेखर लिमिट के आधार पे तारे को दो भागों में बांटा गया है। अगर चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो जीवाश्म तारा बन जाता है, और चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है तो ब्लैक होल बन जाता है उसमें। ओके, चंद्रशेखर लिमिट जो है वो अपना सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इनके साथ में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फाउलर, फाउलर को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, दो व्यक्तियों के नाम में। ठीक है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है इनमें से, ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। कृष्ण विवर, इसे इंग्लिश में बोले तो ब्लैक होल। ठीक है, विवर यानी छेद। ठीक है, ब्लैक होल, होल यानी छेद होता है। ठीक है, उसके बाद में कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, कथन है। उसका कारण, कृष्ण चित्र पर गुरुत्व क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच के निकलने नहीं देता है। दोनों सही है, ए भी सही है, और उसका जो रीजन है वो व्याख्या सही कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकाश के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, ऐसा क्यों होता है, उच्च घनत्व के कारण। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, किस किस एग्जाम में आए, ज़्यादातर का आप जवाब दे पाएंगे। वो सवाल क्वेश्चन एक वही है गिने चुने। ब्लैक होल की जानकारी किसने दी, ठीक है, सुपरनोवा है एक ग्रहीगा पुच्छल तारा, एक ब्लैक होल या मृत प्राय तारा, मृत प्राय तारा। ठीक है, सुपरनोवा जिसमें विस्फोट होने के बाद में वो जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है लास्ट में। ओके, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, ये जो है जो उस समय की करंट अफेयर्स के आधार पे था। बाकी आप याद रख लेना 88 जो है वो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल यहाँ पे है। ओके, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, पल्सर, भंगुर तारा, क्वासर और कृष्ण मास्टर। एक्चुअली में ये हिंदी शब्द से ही प्रॉब्लम दे गई है। कृष्ण मास्टर जो है वो कृष्ण विवर वहाँ पे होता तो ब्लैक होल होता, तो बाकी पल्सर और ये क्वासर जो है इतना ध्यान नहीं देना, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। भंगुर तारा भी खगोलीय पिंड है, क्वासर और पल्सर भी खगोलीय पिंड है। इवन कृष्ण विवर भी जो है वो खगोलीय पिंड है, लेकिन उन्होंने घुमा के दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, ये भी वही उसी टाइप का सवाल दे दिया, छोड़िए इसमें पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सवाल 16वां, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो राशियां बनती हैं नक्षत्रों के आधार पर बनती हैं, और नक्षत्र का मतलब क्या हुआ कि आपका जिस समय जन्म हुआ है उस समय की कंडीशन में वो देखते हैं कि कौन कौन से तारे जो हैं एक आकृति में बने हुए हैं।
ठीक है। और उस कुल मिला के उन्होंने 12 ऐसे समूह बना रखे हैं उन्होंने कि उस समय ये जो समूह था एक्टिव था, इस तरीके से दिख रहा था। तो वो नक्षत्रों का जो है वो जो है इनको व्यवस्थित करने पे, जैसे अपने सप्त ऋषि होता है वो नक्षत्र कहलाते हैं, ठीक है। 7 ऋषि एक तरीके से, तो वो नक्षत्र का हिस्सा हो जाता है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी, तारे का नाम क्या था? तो ये एक्चुअली में 1990 में छोड़ के भेजी गई थी। हाँ, तो 1995 में सवाल आया था, तो उस समय करंट का सवाल था, तो बीट ल्यूगस करके था। अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई देगा आकाश स्या का काला है। अब हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो इनमें से क्या दिखाई देगा जो अगर कोई अंतरिक्ष में बैठा हुआ है व्यक्ति? पहली बात तो तारे टिमटिमाते दिखेंगे क्या अंतरिक्ष में गया हुआ है, स्पेस स्टेशन में गए हुए व्यक्ति को? क्यों नहीं दिखेंगे? तारे इसलिए टिमटिमाते हुए दिखते हैं हमें क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, उन गैसों के कारण प्रकाश का एक तरीके से फैल जाना होता है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है उसमें, तो इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। बाकी अगर हम इस वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगे तो वहां पे कोई भी गैसेज वगैरह नहीं है, तो वो तारे टिमटिमाएंगे नहीं, ठीक है, ये भी सही है। और आकाश जो है वो ब्लैक है, क्या ऐसा भी दिखेगा? यस, उन्हें आकाश ब्लैक ही जो देखते हैं हमें जो बादल दिखते हैं, बादल तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे। जहाज में जब जाओगे तो आप बादल से ऊपर निकल के चले जाओगे, ज़्यादा ऊंचा नहीं है बादल तो, ठीक है। उसके बाद में आपको इन बादलों के कारण भी बादलों का रंग भी नीला दिखता है, वो समुद्र के कारण दिखता है, ठीक है। समुद्र में पानी है, पानी जो है वो उसका रंग नीला होता है, तो बादलों का रंग भी उसके कारण जो है एक तरीके से शीशे की तरह काम करते हैं, तो वो नीला रंग दिखता है। बाकी जो अंतरिक्ष है वो ब्लैक है पूरा का पूरा, उसमें बीच में कहीं कहीं पे या मतलब पूरे अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड है, तारे हैं, ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह उस टाइप में, ओके। और एक और पॉइंट है, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है, ये सही नहीं है एक्चुअली में। ऊपर जाने पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली डाउन हो जाता है, ठीक है। ऊपर जाने पे टेम्परेचर नॉर्मली डाउन हो जाता है, अंतरिक्ष में टेम्परेचर डाउन ही रहता है। वो तो कोई भी खगोलीय वस्तु होगी तो उस पर वो अवशोषित कर लेती है और उसके चारों तरफ कुछ वायुमंडल होता है, ग्रीन हाउस गैस काम करती है, तब जाके टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, ओके। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई इसमें क्या है? तो प्रकाश वर्ष है, ओके। उसके बाद में अगला सवाल 21वां, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह अवस्थिति होती है। तारों को क्षितिज से लंबवत, ये विषुवत रेखा से बिल्कुल लंबवत दिखाई देते हैं तारे, बिल्कुल भूमध्य रेखा से, ओके। उसके बाद में एक सवाल काफी कठिन सा लग रहा है पर आसान सवाल है, 22वां सवाल, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में, हिंदी कठिन है बस, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, उसे अपने गांव जाना है, वह पूर्व से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना होगा? आसान तरीके से समझ लीजिए, पूर्व से वो 5 किलोमीटर है, पूर्व पूर्व से 5 किलोमीटर आगे, वापस उसे गांव में आना है, पीछे की साइड में आना है, पूरब में आना है, ठीक है। तो वो खड़ा है तो उधर से वापस आएगा, तो अब कौन सी दिशा में ध्रुव तारा होगा उसके? ध्रुव हमेशा उत्तर में होता है, तो उसकी कौन सी दिशा में हो जाएगा? वो जब उधर से आएगा उसके बाईं तरफ हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, बायां उधर हो जाएगा, तो उसकी जो है वो बाईं तरफ जो है वो ध्रुव तारे को अपने बाईं तरफ रख के चले तो वो सीधा का सीधा अपने गांव पहुंच जाएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि वाला तारा याद रखा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? अब ये पॉइंट्स हैं, तो बाइट जो आपने सुना होगा कंप्यूटर से रिलेटेड है, अंतरिक्ष से रिलेटेड नहीं है, बाकी का पता भी नहीं हो तो भी चल जाएगा। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन सिंगुलरिटी स्ट्रिंग, ये 2017 का आईएएस का प्री का पेपर था उसमें आया था, और बिल्कुल आसानी सवाल है आई थिंक।
सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये शब्द देखने को मिलते हैं। ये किससे संबंधित हैं? ब्रह्मांड से संबंधित है। ठीक है, ओके, तो ये अपना लेक्चर हो जाता है। ये इवेंट होराइजन वाला पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। जब ब्लैक होल के चारों तरफ वो वाला क्षेत्र जहां से प्रकाश निकल के गुजर सकता है, तो उसे बोला जाता है इवेंट होराइजन। ठीक है, इवेंट होराइजन। तो ब्लैक होल जो है वो रिंग की तरह दिखता है इसलिए। ठीक है, बीच में अंदर ब्लैक और चारों तरफ उसकी तरह रिंग होता है। ओके, तो ये अपना यूनिवर्स वाला लेक्चर रहा, और इसमें बेसिक चीज़ तो हमारी यही समझाने की थी। सवाल तो आपने सारे सॉल्व कर लिए होंगे। बेसिक चीज़ ये है कि यूनिवर्स का जो रेंज है वो कितना बड़ा है। ओके, ठीक है, धन्यवाद।